हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज की, जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो जनाब अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फॉर्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है, सही है ना। एंड यस, अगर ये चैनल पसंद आया है, कंटेंट पसंद आता है तो जनाब इसको शेयर भी कर देना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है। कमेंट किए बिना तो जनाब जाना ही नहीं है, कमेंट जरूर करना है, अपना रिस्पॉन्स जरूर देना है, सही है। एंड यस, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, KRISHNA.PATEL.17। क्या है ये? इंस्टा आईडी है। अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो यस जनाब, आप यहाँ के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, सही है। सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, सारी बातें हो गई। तो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। to 98 Kelvin, a liter solution containing 10 millimole of Cr2O7 negative and 100 millimole of Cr3 positive shows a pH of 3। तो आपको यहाँ पर pH की वैल्यू दी हुई है Cr2O7, ओके। तो यहाँ पर आपको E0 दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है। तो आपसे पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल पूछा गया है, यानी कि ई सेल आपसे पूछ लिया गया है। ग्रेट, चलिए थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख ली जाए क्या? चलिए छोड़ते हैं, बाद में लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको बैलेंस करने की जरूरत है हमको। Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव। Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव। अब जनाब बताइए आप कि आपने रेडॉक्स चैप्टर को पढ़ा है या नहीं। अगर आपने रेडॉक्स चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यस, रेडॉक्स चैप्टर आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है, चलिए आपको थोड़ी सी बैलेंसिंग हम सिखा देते हैं, यहाँ पर काम बन जाएगा आपका। यहाँ पर बैलेंस हम करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू हम बैलेंसिंग करने वाले हैं। अगर आपने रेडॉक्स चैप्टर के पीवाईक्यूज किए हैं ना हमसे, तो इसमें आप अभी तक मास्टरी हासिल कर चुके होंगे, क्योंकि वहां पर मैंने कई बार आपको बताया है और बहुत ही शिद्दत के साथ आपको एक्सप्लेन किया गया है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। चलिए चारों पॉइंट को रिकॉल करना है। अगर आपको पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं तो चलिए पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा सभी को बैलेंस करना है। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा सभी को बैलेंस करना है। यस, करते हैं। ऑक्सीजन है, चलिए इसको भूल जाते हैं। क्रोमियम Cr2, 2 क्रोमियम है यहाँ पर 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जनाब यहाँ पर भी 2 क्रोमियम हो जाने वाली है। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन करिए। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन करना है, ओके। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 7। तो यानी कि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन हो, उसके लिए हमें 7 H2O का एडिशन करना पड़ेगा, सही है ना। यस, आपने जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस करी, हाइड्रोजन भी यहाँ पर आ गए। तो जनाब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H+ का एडिशन करना होता है। यह है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H+ का एडिशन करना पड़ेगा। ग्रेट, 7 दूनी 14, यानी कि 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी आपको 14 H+ करना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर ली। अब बारी है चौथे नंबर की। क्या है? अब हमें चार्ज बैलेंस करना है ना। तो यस, अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको देखना है। चार्ज बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पर देखिए 14 H+ है ना, यानी देखिए H+ है। H+ क्या होता है? सिंगल पॉजिटिव। अब यहाँ पर 14 यानी कि +14 हो चुका है। 2 नेगेटिव -2 यानी कि होल 12 पॉजिटिव, सही है ना। यहाँ पर देखिए 3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, बाहर क्या है? 2, दैट मीन्स 6 पॉजिटिव हो जाने वाला है। अब जनाब बताइए, अगर आप यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देते हैं रिएक्टेंट साइड, तो क्या बचेगा ये? अरे भैया +12 है, +6 इलेक्ट्रॉन आप करने वाले हैं, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज, तो क्या बचेगा? +6 बचेगा ना। +6 यहाँ पर भी, +6 यहाँ पर भी, तो ये जनाब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। चलिए इसको भी हटाते हैं यहाँ से। अब हम +6 इलेक्ट्रॉन लिखने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो +6 इलेक्ट्रॉन हम कर देते हैं, सही है। सब कुछ समझ में आ चुका है, क्या हुआ कैसे हुआ, राइट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जनाब लाइक भी कर देना होता है, कमेंट भी करना होगा, ओके। चलिए इतना हो चुका है। अब जनाब हम अपने फॉर्मूले को लेकर आने वाले हैं। क्या है फॉर्मूला? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। देखिए आपसे ई सेल पूछा गया है, राइट। तो ई नॉट सेल माइनस 0.0, देखिए 0.0 हम लिखें, उससे पहले बढ़िया वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। 2.303 RTNF लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जनाब हो जाएगी, और नीचे क्या होगा? रिएक्टेंट, सही है। इस तरीके से आप लिख देंगे।
यहाँ पर आइए ऊपर क्या लिखा हुआ है 2.303 RT/F को क्या लिखा है इन्होंने 2.3032 RT को क्या लिखा है 0.059। अगर ना भी बताया जाता ना तब भी आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप RT और F की कैलकुलेशन में ही उलझ कर रह जाएंगे। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, यस रटा हुआ होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो जनाब ई नॉट एफ एल की भी वैल्यू दी हुई है, तो जिसको देख लेते हैं यहाँ से 1.33। ओके ओके ओके, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 1.33 माइनस उसकी वैल्यू क्या थी 0.059 डिवाइड बाई एन। एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 दिखाई दे रहे हैं ना, यस यहाँ पर हमको 6 लिखना पड़ेगा। अब लॉग लिखने वाले हैं हम। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए प्रोडक्ट में क्या क्या है, H2O है ना, तो H2O को तो हम निगलेक्ट कर देते हैं, H2O से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रोडक्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा Cr3 पॉजिटिव, और जनाब आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो कहाँ जाता है पावर में जाता है, Cr3 पॉजिटिव स्क्वायर हो जाने वाला है। अब बात करते हैं रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट में क्या है Cr2O7 2 निगेटिव, Cr2O7 2 निगेटिव, और साथ में जनाब क्या है 14H+, तो आपको H+ करना पड़ेगा और साथ में इस पर पावर चढ़ानी पड़ेगी 14, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 14 है ना, यस इस तरीके से। ओके इतना तो समझ में आ चुका है, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि अब ये लिख दें डायरेक्ट या फिर आपको वैल्यूज ही पुट कर दें, चलिए वैल्यूज पुट करने से चलिए वैल्यूज ही पुट कर देते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज तो पुट ही कर चुके हैं और आपको ये सब के बारे में नॉलेज भी दी जा चुकी है। तो Cr3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कहाँ से लेकर आएंगे हम, ये जनाब यहाँ पर है Cr3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या लिखी हुई है, दी गई है हमको 100 मिलीमोल। कंसंट्रेशन बोले तो मोल्स लिखे हैं, ठीक है अभी हम कंसंट्रेशन तक भी पहुंच जाएंगे मोल्स के थ्रू ही, वैल्यूम वैल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। 100 मिलीमोल बोले तो 100 इंटू 10⁻³ मोल्स होंगे ना ये, तो ये जनाब 10⁻⁻1 मोल्स बचने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 जीरो यहाँ पर है तो ऑब्वियसली 10⁻² को बाहर लेकर चले जाएंगे एंड 10⁻1 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं Cr2O7 2 निगेटिव की, क्या लिखा हुआ है इसमें 10 मिलीमोल। ओके तो 10 इंटू 10⁻³ आप करेंगे तो यहाँ पर आपको 10⁻² मोल्स मिल जाने वाले हैं, क्लियर है। H+ के लिए आपको यहाँ पर pH दिया हुआ है। अब जनाब इस फॉर्मूले का यूज आपने आयनिक चैप्टर में क्या होगा, यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम में pH क्या दी हुई है 3, तो pH की वैल्यू क्या होने वाली है -log H+ इक्वल टू 3 हो जाएगा। pH वाला फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है -log H+ कंसंट्रेशन, तो जनाब H+ क्या हो जाने वाला है, ये इस तरफ जाएगा, दैट मीन्स 10⁻³ हो जाएगा। ये सारी कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। 10⁻⁻1 क्या है Cr3 पॉजिटिव की है। ओके चलिए नीचे आते हैं और फटाफट से हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। Cr3 पॉजिटिव की क्या थी 10⁻⁻1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। Cr2O7 2 निगेटिव का क्या था 10⁻⁻2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो कुछ भी पावर में नहीं जाने वाला। H+ क्या है 10⁻⁻3, अब जनाब यहाँ पर इसकी पावर में 14 चला जाएगा, सही है। तो सारी वैल्यूज दे दी गई हैं, लॉग को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाने वाला है, राइट, तो उससे बेहतर है आपको यहीं पर छोड़ दिया जाए। आपको सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए ना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप, इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। log m/n वाले फॉर्मूले का यूज आप कर पाएंगे यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर सॉल्व हो जाने वाला है, सही है ना। ओके तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है 0.917, और आपसे पूछा गया है 10⁻³ में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना 10⁻³, तो इसको आप कैसे करेंगे 917 इंटू 10⁻³ कर देंगे, तो 917 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बताइए कोई दिक्कत है, कोई समस्या तो नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड ये क्या है नर्स्ट इक्वेशन, राइट, हम बताना भूल गए बट आपको पता होना चाहिए, ये नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसी को ही हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, आपको पता होना चाहिए। इस पर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो जनाब मास्टरी हासिल करनी पड़ जाएगी आपको, क्लियर है। यस इस क्वेश्चन को भी आपने करेक्ट किया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं, जो कि 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आइए जनाब पढ़िए इसको ध्यान से। चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जनाब बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये रहा बेंजोइक एसिड। बेंजीन पर अगर आप COOH ग्रुप लगा देते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, एंड ये क्या होता है वीक एसिड होता है। NaOH क्या लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, सही। जनाब टाइट्रेशन में 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं, यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे टाइट्रेंट और एनालाइट। ये 2 चीजें क्या होती हैं, टाइट्रेंट वो होता है जनाब जिसके बारे में हमको जानकारी होती है, बोले तो नोन,
और एनालाइट क्या होता है, अननोन। टाइट्रेंट में दो चीजें होती हैं, एक के बारे में हमको पता होता है, एक के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं होता है। टाइट्रेंट के बारे में आपको क्या क्या पता होता है, उसका वॉल्यूम वगैरह हमको पता होता है, ठीक। और ये हमें ब्यूरेट में मिलता है। ब्यूरेट में आप ये सब चीजों को लेते हैं और ऊपर ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, राइट, वही होता है टाइट्रेंट, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन में। किया होगा ना आपने, क्लास 12th में आपने ये सारी चीजें करी हुई हैं, नहीं करी हैं तो आगे करने को मिलेंगी जब भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर वापस आते हैं, यानी कि टाइट्रेंट वो होता है जिसके बारे में हमको जानकारी होती है। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। यहाँ पर आइए अब वापस ग्राफ को देखिए, कंडक्टेंस, ये देखिए वॉल्यूम NaOH, क्या लिखा हुआ है, NaOH का वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है टाइट्रेंट, यही है जनाब वो जिसका इंतजार था आपको, यानी कि ये है टाइट्रेंट। येलो पेन लेकर आया जाए, नहीं ये वाला पेन लेकर आएंगे हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH क्या है, टाइट्रेंट, TITRANT। अब जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं ना, उसको बहुत ही शिद्दत के साथ देखना है जनाब। कैसे देखना है, बहुत ही शिद्दत के साथ। व्हाइट पेन से हम बनाने वाले हैं इसको थोड़ा थोड़ा, ठीक। देखिए पहले तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, इस तरीके से सीधी लाइन बनाई हमने, ये सीधी लाइन बनाई हमने, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व करेंगे ऐसे ऐसे इस तरीके से। एक बार फिर से आप सीधी लाइन तक यहाँ लेकर जाएंगे और अब यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर से आपको इस तरफ लेकर जाना है और इस तरफ लेकर आना है। जो ये वाली लाइन है ना, ये इसके पैरेलल होने वाली है, राइट। अब एक्यूरेट डायग्राम तो हम नहीं बना पाएंगे, बट आपको समझना पड़ेगा ये वाली लाइन इससे पैरेलल है। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इससे लिखेंगे, इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया और इस पॉइंट को हम बी बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, सी, इसको डी और यहाँ पर ई। देखिए अगर इसको समझ में आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आई रिपीट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। अब एक बार फिर से हम रेड पेन लेकर आते हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप हल्का 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 कर सकते हैं, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। अभी हमने क्यों किया कि कुछ इसके लेफ्ट साइड में हो गया, अब कुछ राइट साइड में हो गया। तो जनाब जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम एनालाइट बोलते हैं, इसको पहले हटाया जाएगा यहाँ से, लेफ्ट साइड पार्ट को। अरे भैया जाओ यार, राइट, ये लेफ्ट साइड पार्ट है ना इस डॉटेड लाइन के, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, एनालाइट। और जो राइट साइड है, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, बोले तो टाइट्रेंट, यहाँ पर क्या है, टाइट्रेंट। ये क्लियर हो रही हैं, होनी चाहिए। और जनाब यहाँ पर आएंगे हम, एक ये वाली सीधी लाइन बोले तो AB वाली लाइन, जिसको हमने इस रंग से कर दिया रेड से, और जनाब ये वाली E, ये दोनों स्ट्रांग को रिप्रेजेंट करने वाली है। मैंने सिर्फ स्ट्रांग बोला, ना कि एसिड और बेस, यानी कि स्ट्रांग एसिड बेस दोनों ही हो सकते हैं। तो इस पेन से लिखने वाले हैं स्ट्रांग एसिड या बेस। चलिए एसिड बेस छोड़ते हैं, आप समझ पाएंगे स्ट्रांग ही होना चाहिए, एसिड या बेस, और यहाँ पर भी आप स्ट्रांग लिख सकते हैं, राइट। चलिए एसिड बेस लिख देते हैं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकती है। स्ट्रांग एसिड बेस, और यहाँ पर भी एसिड और बेस। क्लियर हो गई चीजें। अब हम दूसरा पेन लेकर आने वाले हैं, कौन सा, ब्लू, ग्रेट। अब वीक की भी तो बात होनी चाहिए भैया, वीक के लिए आपको इस वाली लाइन के बारे में पता होना चाहिए, इस वाली लाइन के बारे में और इस वाली लाइन के बारे में। ये हो गया वीक वाला पोर्शन, इसको ऐसे कर लेते हैं, वीक, एसिड हो चाहे बेस हो, जो भी होगा वीक होगा यहाँ पर। क्लियर हो गई चीजें, इतना समझ में आ चुका है, यस। अब चलिए थोड़ा थोड़ा हम समझ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाने वाला है। देखिए कैसे, ये सबको समझ में आ चुका है, नहीं आया तो जनाब एक बार फिर से 2 मिनट पीछे जाइए और फिर से समझने का प्रयास करिएगा। सब कुछ बड़ी शिद्दत के साथ आपको एक्सप्लेन किया गया है, ओके, सब कुछ क्लियर हो चुका है। आइए जनाब आइए, आपके पास जो अननोन होगा ना वही तो होता है आपके पास सबसे पहले, कंटेनर में वही होता है ना जो अननोन होता है। आपके पास जो ब्यूरेट होती है उसमें नोन होता है, यानी कि आपको उस ऊपर से डालना होता है वो, यानी कि उसका यूज आप बाद में करते हैं, बाद में करते हैं ना, तो नोन वाला बाद में आना चाहिए। बोलिए हाँ कि ना, यस, नोन वाला बाद में आना चाहिए, यानी कि अननोन जो है वो पहले आना चाहिए। यहाँ पर अननोन क्या है, अगर जनाब NaOH टाइट्रेंट है, यानी कि NaOH के बारे में आपको पता है, टाइट्रेंट है ना NaOH, यस, NaOH के बारे में आपको पता है, क्या पता है उसका वैल्यूम, तो वो क्या हो जाने वाला है, वो टाइट्रेंट हो गया है, अच्छी बात है। तो जनाब निश्चित तौर पर आपको सबसे पहले क्या मिलने वाला है, कहाँ गया, बेंजोइक एसिड। आपके पास सबसे पहले बेंजोइक एसिड होगा। बेंजोइक एसिड क्या है, वीक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड क्या है, वीक एसिड। तो सबसे पहले आपको लाइन किसकी मिलनी चाहिए, वीक एसिड की। यहाँ पर क्या बताया गया आपको, बताइए, बताया था ना मैंने, यहाँ पर वीक एसिड या वीक बेस, तो सबसे पहले यही वाली लाइन मिलनी चाहिए आपको। उसके बाद बारी आएगी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की, तो उसके बाद बारी आने वाली है इस वाली लाइन की। क्या बोला था मैंने, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। इस वाली लाइन का पहले जिक्र होगा,
देन इसकी बात होगी, सही है ना, क्योंकि पहले क्या आता है अननोन, उसके बाद आता है नोन, तो नो अननोन क्या है वीक एसिड, सही है ना। ओके अननोन है वीक एसिड, तो जनाब देखिए यहाँ पर कौन सा है, ये सीधी लाइन नहीं भैया, ये बिल्कुल नहीं होगी, लाइन ऐसी होती है ना थोड़ी सी, ये रहा जनाब, ये रहा आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे आप इसके बारे में। और फिर ये ऐसे यहाँ पर उन्होंने थोड़ा टिल्ट कर दिया है, मैंने ऐसे ही बताया है, बाकी इतना तो समझदार है ना आप, इन चीज़ों पर इतना एक्यूरेट अगर आप रहेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और ये क्या बना दिया गया, ओहो ये सब कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर देखेंगे नहीं, थोड़ा सा कर्व होना चाहिए जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके अगर समझेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर अभी भी कोई डाउट है जनाब कमेंट करिए, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली। यस मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 25 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था, अच्छी बात। आइए कंसीडर द सेल, यहाँ पर आपको सेल दिया हुआ है और ये रहा सॉल्ट ब्रिज। ओके गिवन है क्या Fe3 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर आपको नॉइस्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ जाएगा। ओके तो चलिए करना पड़ेगा तो करेंगे भी। अब देखिए ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या होता है एनोड, यहाँ पर क्या होता है एनोड, और इस तरफ क्या होता है कैथोड। पता होनी चाहिए ये सारी बातें, क्लियर है ना। चलिए एनोड होता है तो एनोड पर क्या होने वाला है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा ना, यस ऑक्सीडेशन होगा। तो जनाब यहाँ पर देखेंगे H2 से H+, H2 से H+ बनेगा। और कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड पर क्या होने वाला है रिडक्शन, तो रिडक्शन कराएंगे हम। यहाँ पर क्या होने वाला Fe3 पॉजिटिव से Fe3 Fe3 प्लस से Fe3 क्यों बोला हमने Fe2+, राइट Fe3 नहीं बोलना है, Fe3 पॉजिटिव एंड देन Fe2+। इसको थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही करना पड़ेगा, H2 यानी कि इसको आप हाफ कर सकते हैं, राइट Fe3 पॉजिटिव Fe2+, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देते हैं इस तरीके से तो यस ये भी बैलेंस हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी तो एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसल आउट भी होना चाहिए। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि अब पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो जनाब यहाँ पर क्या मिलने वाला है Fe3 पॉजिटिव एंड साथ में आपको हाफ H2 मिल जाएगा एंड यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव प्लस H+ ये मिल जाने वाला है। सही है, इतना तो क्लियर हो चुका है। अब हम नॉइस्ट इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। नॉइस्ट इक्वेशन के बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया गया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड यस यहाँ पर भी आपसे ई सेल पूछा गया है, E0 दिया गया है ना, चलिए दिया ही गया होगा तो पहले तो फार्मूला लिखना पड़ेगा। एंड यस फार्मूला लिखना पड़ेगा तो जनाब हम लिखेंगे भी, जगह थोड़ी सी कम नजर आ रही है हमको इसलिए थोड़ा सा समस्या है, चलिए ऊपर आके करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी स्पेस है। ओके E0 सेल वाले फार्मूला के बारे में आपको पता होना चाहिए। E0 सेल, ओहो E0 सेल नहीं, पहले तो सिर्फ ई सेल होगा ना, ई सेल यही तो आपसे पूछा गया है। और ये क्या हो जाएगा E0 सेल, जस्ट अ सेकेंड, E0 सेल माइनस क्या होना चाहिए 0.059 लिया हुआ है, या फिर चलिए अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम 0.059 लिखने वाले हैं। मैंने आपसे पहले भी बता दिया है कि आपको ये रटा हुआ होना चाहिए 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिख देंगे और नीचे हम रिएक्टेंट लिखने वाले हैं, बढ़िया है, क्लियर है। अगर आपको E0 डायरेक्टली नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कैथोड माइनस एनोड करना पड़ेगा। एंड यस यहाँ पर E0 डायरेक्टली नहीं दिया गया तो आपको कैथोड माइनस एनोड करना पड़ेगा। चलिए ये भी कर लेंगे, तो यहाँ पर ई सेल थोड़ा दूर लिखते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, बार बार लिखेंगे तो दिक्कतें होंगी। तो फॉर्मूला क्या होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, सही है। अभी थोड़ी देर पहले बता करके आए हैं हम कि E0 पर क्या, E0 कैथोड यानी कि कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन ना, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल। जनाब एक बार फिर से, भले ही एनोड पर ऑक्सीडेशन होता हो बट आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही यहाँ पर लिखना होता है, बोलिए हाँ कि ना, सही है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसका ये मतलब नहीं कि हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना पड़ेगा। चलिए लिखेंगे भी Fe3 पॉजिटिव से Fe2+, क्या है ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, 3+ से 2+ रिडक्शन हो रहा है तो ये जनाब ये है रिडक्शन पोटेंशियल। H+ से हाफ H2 ये क्या है 0, अगर ना भी बताया जाता तब भी आपको पता होना चाहिए इसका क्या होता है 0 होता है। तो हमें कैथोड यानी कि यहाँ पर कैथोड पर होना है ना ये सब, ये जनाब कैथोड पर हमको Fe3 पॉजिटिव यानी कि इसको पहले लिखना पड़ेगा, इसको बाद में लिखना पड़ेगा क्योंकि कैथोड माइनस एनोड करना होता है। बोलिए हाँ कि ना, क्लियर है। तो यस 0.771 हमको लिखना पड़ जाएगा। चलिए ऊपर आते हैं, पेन कौन सा लेकर आएंगे हम अपना, वापस से रेड पेन ही लेकर, अच्छा रेड पेन है ही,
तो 0.771 माइनस 0 कर देंगे हम, क्योंकि ई नॉट पर क्या होने वाला है, 0 हाइड्रोजन है ना, इसलिए माइनस 0.059 एन क्या होने वाला है, एन जनाब हो जाएगा 1, यहाँ 1 होगा ना, यस जनाब 1 होने वाला है, ई नॉट सॉरी एन की वैल्यू होने वाली है 1। क्लियर है, बड़ी अच्छी बात है। अब लॉग प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में जनाब क्या है, Fe2 पॉजिटिव एंड H प्लस, Fe2 पॉजिटिव एंड H प्लस, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है Fe2 पॉजिटिव एक्वस है ना, Fe2 पॉजिटिव एक्वस है तो कंसंट्रेशन अच्छा ओहो Fe2 पॉजिटिव टू Fe2 प्लस का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो Fe2 प्लस टू Fe2 प्लस नहीं, Fe2 प्लस है Fe3 प्लस होना चाहिए, Fe2 प्लस Fe3 प्लस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ पूछा जाएगा। ग्रेट, ओके तो आपको ई सेल की भी वैल्यू तो पता होनी चाहिए भैया, ई सेल ओहो यहाँ पर ई सेल दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी समस्या हुई बट नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है तभी क्वेश्चन को क्रैक करेंगे आप। ये द पोटेंशियल ऑफ द ई सेल, यानी कि ई सेल की वैल्यू है 0.712, तो ई सेल की वैल्यू क्या है 0.712, तो यहाँ पर हम ई सेल ना लिख करके 0.7 क्या है एक बार फिर से देख लेंगे, 712 है, ओके 712 है, ये आप लिखेंगे एंड लॉग यहाँ पर आपको Fe2 प्लस लिखना पड़ेगा, Fe3 प्लस लिखना पड़ेगा और साथ में एक यहाँ पर H प्लस भी आपको दिखाई दे जाएगा, हालांकि वो एट द एंड कैंसिल आउट हो जाने वाला है। H प्लस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर हाफ H2 दिखाई दे रहा है, तो यस इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इनका कोई भी सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। क्लियर है, यस आपसे क्या पूछा गया है, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव का रेशियो पूछा गया है। ग्रेट, जनाब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर से आप इस तरफ इसको लेकर आएंगे, क्या करना होगा हमको, इसको यहीं पर रोक के रखना है, चलिए ठीक है, इसको यहाँ से लेकर आते हैं तो 0.712 माइनस 0.771 होगा और यहाँ पर निगेटिव हो जाने वाला है, निगेटिव 0.059 लॉग Fe2 प्लस डिवाइडेड बाई Fe3 प्लस, राइट, इतना तो आपने लिख लिया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये वाला नंबर बड़ा है तो जनाब इसको यहाँ से 11 से 2 जाएगा, 9 बचने वाला है, यहाँ पर 6 से 1 जाएगा तो 5 बचेगा और 7 से 7 0, यानी कि 0.059 आ जाने वाला है। एंड ये किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ये वाला यहाँ पर लेकर आइए, इनटू में लगा हुआ है ना, तो इनटू का जब इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में आएगा, -7 लेकर आएगा 0.059। तो बताइए जनाब ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 बचने वाला है, 1 इक्वल टू क्या हो गया भैया, लॉग Fe2 प्लस Fe3 प्लस, अगर आप लॉग को इस तरफ लेकर जाएंगे तो 10 टू द पावर 1 होगा, 1 है ना, सिर्फ 1 है माइनस नहीं, 10 टू द पावर 1 होगा, यानी कि Fe2 प्लस का रेशियो Fe3 प्लस करेंगे तो 10 आ जाने वाला है आपका करेक्ट आंसर। एंड यस जनाब यही है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली मास्टरी हासिल हो जाएगी। बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे बट यस अ गुड क्वेश्चन, यहाँ पर हम 10 लिखने वाले हैं, यस यही हमारा सही आंसर होगा। बस अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। 25 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था एंड ये भी तो वैसा ही क्वेश्चन है भैया, क्या दिक्कत है इसमें, ई सेल फॉर द गिवन सेल, यहाँ पर भी आपको ई सेल दिया गया है और ये सब देखिए डायरेक्ट वैल्यू बता दी गई है आपको, M3 नहीं बताई नहीं गई, यहाँ से पूछी गई है आपसे, ओके 10 टू द पावर A आपसे पूछा गया है यहाँ पर A की वैल्यू। तो जनाब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यस फटाफट से इसको क्रैक करना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ई सेल और ई नॉट से, चलिए एक बार लिख लेंगे, ई नॉट सेल और यहाँ पर -0.059 करना होगा और n यानी कि n के लिए थोड़ी सी हमको मशक्कत करनी पड़ जाएगी। ओके तो H2 यहाँ पर देखिए सॉल्ट ब्रिज ना, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोड होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पर जनाब ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो एनोड पर क्या है H2 से H प्लस बन रहा है, यहाँ पर भी आई थिंक सेम ही है, H2 से H प्लस बन रहा है तो यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, करके आए हैं अभी आप, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का भी एडिशन कर लीजिए, हमने फटाफट से बता दिया क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले करके आए हैं, बार बार किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कैथोड और यहाँ पर जनाब क्या है M3 प्लस से M प्लस बन रहा है, M3 प्लस से M प्लस बन रहा है ना, यस M प्लस बन रहा है, यानी कि यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने वाले हैं। ओके तो आप इसको यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा हमको, ओके जस्ट अ सेकेंड भैया थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको यहाँ से हटाएंगे, यस इतनी भी जल्दी नहीं करनी होती है खैर। ओके तो M3 प्लस से M प्लस बना है ना, तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा, इस तरीके से करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर +1 है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो इसको बैलेंस करते हैं, H2 है यहाँ पर, अब हो जाएगा यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अब क्या हो चुका है 2
पॉजिटिव के चार्ज ना, तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा, तब जाकर ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है। क्लियर। अब अगर आप इसको ऐड करने वाले हैं तो निश्चित तौर पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 2 यहाँ से, क्या आने वाला है H2 प्लस M3 प्लस, और ये देगा 2H प्लस और साथ में जनाब M प्लस। क्लियर है? यस, क्लियर होना चाहिए। अब इसको जनाब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे ही लिख लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बड़ी ही कन्फ्यूजन होगी आपको। ठीक, चलिए इतना तो क्लियर हो चुका है कि क्या कहाँ पर आने वाला है। ओके, ई सेल ई नॉट सेल -0.059 डिवाइडेड बाई n करना होगा आपको, एंड लॉग प्रोडक्ट साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड देखिए डायरेक्ट लिखने वाले हैं, बार बार प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखना पड़ेगा, ठीक नहीं है ना। H प्लस आपको लिखना पड़ेगा, स्क्वायर जाएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, और इसी तरीके से M प्लस हो जाना चाहिए। और नीचे क्या होने वाला है, देखिए रिएक्टेंट होगा ना, रिएक्टेंट में क्या क्या है H2 एंड M3 प्लस। H2 को आप निगलेक्ट कर सकते हैं सिंपली, H2 को निगलेक्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पर M3 प्लस होगा। ई सेल एंड ई नॉट सेल, ई नॉट सेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो आपको यहाँ पर देखिए बता दिया गया है H2 एनोड का कोई सेंस बनेगा नहीं, कैथोड माइनस एनोड करेंगे ना तो एनोड पर क्या है H2 है ना, हाइड्रोजन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कैथोड लिखना पड़ेगा। ई सेल की वैल्यू क्या है 0.1115 इक्वल टू ई नॉट सेल को हम ओपन करने वाले हैं किसमें, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड में। सही है, ये हम डायरेक्ट करने वाले हैं। ई नॉट कैथोड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए जनाब 0.2, ये भले ही कैथोड, ओके सही है ना, ये सही है 0.2, माइनस 0 आप करेंगे क्योंकि H2 कोई सेंस नहीं बनाएगा, तो माइनस हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस 0 नहीं कर रहे हैं। -0.059 डिवाइड बाई n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, यस दिखाई दिए, यस जनाब 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए, यहाँ पर भी हम 2 लिख लेंगे। लॉग, अब हमसे क्या पूछा गया है, ऊपर क्या होना चाहिए M प्लस, नीचे क्या होना चाहिए M3 प्लस, यानी कि ठीक है, बट H प्लस का कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो M प्लस का क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 1 मोलर लिखा हुआ है, एंड यस हमने यहाँ पर डायरेक्टली निगलेक्ट कर दिया था, बट आपको बताना भी चाहिए कहाँ पर निगलेक्ट किया हमने, ये H2 क्या लिखा हुआ है 1 बार, तो यहाँ पर आपको 3H2 लिखना पड़ेगा ना, तो ठीक है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये भी 1 होने वाला है, ये भी 1 हो जाने वाला है। 1 का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा ना, यस। तो यानी कि ये दोनों एट द एंड 1 ही हो जाने वाले हैं, तो इसको आप लिखें ना लिखें कोई सेंस बनेगा नहीं। तो यह जनाब ऊपर हम M प्लस लिखने वाले हैं और नीचे M3 प्लस लिख देने वाले हैं। क्लियर हो चुका है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है और इन सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जनाब कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये अगर इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या होने वाला है माइनस में हो जाएंगी वैल्यूज, चलिए माइनस में होंगी, चलिए कर लेते हैं जनाब, या फिर आप इसको इस तरफ लेकर आएंगे, यस इसको इस तरफ लेकर आते हैं। 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग M प्लस और नीचे हो जाएगा M3 प्लस, इसको आप यहाँ पर करेंगे तो 0.2 माइनस 0.115 होगा, और इस 2 को आप यहाँ पर ले जाएंगे सीधे, चलिए इस 2 को यहाँ पर ले जाएंगे, 0.059 नीचे आ जाएगा, सही है। ओके, इसको हम करते हैं ऐसे, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, देन इनटू 2 करेंगे और डिवाइड बाई 0.059। अभी आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 3, इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के बाद 3 आएगा, और इस 3 को थोड़ा सा उधर लिखते हैं क्योंकि हमको लॉग वगैरह भी तो लिखना पड़ेगा अभी, यस लॉग M प्लस डिवाइडेड बाई M3 प्लस इक्वल टू क्या हो जाने वाला है 3, इसको सॉल्व करने के बाद 3 आने वाली है वैल्यू, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इनटू करना है जनाब, यही आ जाने वाला है, ठीक है, क्लियर हो जाने वाला है, आपको 3 मिलने वाला है। ओके ओके ओके, 3 मिलेगा, तो जनाब ये लॉग अगर इस तरफ आता है तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सारी चीजें पर आप मास्टरी हासिल कर चुके हैं, 10 टू द पावर 3 हो जाने वाला है। आपसे क्या पूछा गया था, 10 टू द पावर A, और A की वैल्यू पूछी गई थी, तो बताइए जनाब A की वैल्यू क्या है, 3 है ना, द वैल्यू ऑफ A इज 3। तो नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पूछे जा रहे हैं आपसे, लगातार पूछे जा रहे हैं, इस पर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी जनाब, कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप इसको छोड़ सकें। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कई बारी है अब।
तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5th अटेम्प्ट करने वाले हैं। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था, तो ऐसे नहीं लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना है, राइट। 29 जनवरी शिफ्ट 1, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M3+ से M2+ फॉर वी यानी कि वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट आर। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं एंड रिस्पेक्टिवली ओके द मेटल आयंस व्हिच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। तो आपसे ये पूछा गया है इसमें से ऐसे कौन से मेटल आयंस हैं जो H2 लिबरेट करवा देंगे डाइल्यूट एसिड से। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बजाय आपने शायद इनऑर्गेनिक में भी देखा हो, नहीं देखा है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ही हम समझ लेंगे। HCl, चलिए HCl आपको दिया नहीं गया है, बट हम मान लेते हैं डाइल्यूट एसिड बोले तो HCl। हमने क्या किया, मान लिया, मान सकते हैं ना, दिक्कत तो नहीं है। जस्ट सेकेंड, यस, हमने जैसे ही माना HCl है, तो इससे क्या पता चला आपको, H+Cl- होगा ना। तो यही आपसे पूछा गया है यहाँ पर, मेटल आयंस व्हिच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या है, H+। तो जनाब क्या कोई ऐसा है जो H+ से H2 में कन्वर्ट कर दे, यानी कि +1 से 0 तक ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जा सके, यानी कि इसका कोई रिडक्शन करा सके। बताइए क्या कोई ऐसा है? बिल्कुल होगा, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, सही है। तो जनाब क्या आपको पता है कि बेस लाइन क्या होती है? हम यहाँ पर हाइड्रोजन को मानते हैं, बहुत ध्यान से देखना है जनाब, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। इसके ऊपर जो भी होगी ना, आपको टेबल रेडी हुई है, नहीं रेडी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है, सही है, वेरी सिंपल। अभी हम इसको सही से ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझना है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होता है, 0। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन का, हम मान लेते हैं 0, इसके आधार पर ही हम बाकी के बताते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होंगे, जिस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे ऊपर, ध्यान सुनना है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे रिडक्शन आसान होता चला जाएगा एलिमेंट का। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे रिडक्शन आसान होता चला जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, खुद का रिडक्शन आसानी से होता चला जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की ताकत बढ़ती जाएगी। बोलिए हाँ कि ना, समझ आया? ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आया? आया होगा। जिस तरीके से आप ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि जनाब यहां पर हम क्या लिखेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीजेस लिखेंगे हम, सही है। इसी तरीके से आपको नीचे का समझना है, जिस तरीके से आप नीचे जाते जाएंगे यानी कि मोर निगेटिव होता चला जाएगा, तो क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन आसानी से होने लगेगा, खुद का ऑक्सीडेशन आसानी से होने लगेगा। दैट मीन्स रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है। आप नीचे जाते जाएंगे तो रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीजेस लिखेंगे हम यहाँ पर, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, ऐसा कौन है जो H+ से H2 यानी कि रिडक्शन करवा सके, बोलिए हाँ कि ना, समझ आया? तो यहाँ पर आपको देखना है ऐसा कौन है जो रिडक्शन करवा सके, इनमें से ऐसा कौन है जो रिडक्शन करवा सके। ठीक है, ठीक है। अब इनको हम ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं जनाब, ऐसे करेंगे। देखना सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, -0. माइनस वाले तो नीचे ही रहने वाले हैं, +1.97 यानी कि कोबाल्ट का क्या है भैया, 1.97 है कि नहीं। उसके बाद Mn का होने वाला है 1.57। अब बारी है किसकी, 0.41 नहीं 0.26, इसका है जनाब वनेडियम का -0.26। और क्या होने वाला है, वनेडियम के बाद क्या है, क्रोमियम। ओहो, क्रोमियम है जनाब, क्रोमियम है, क्या है इसका, -0.41। और जो यहाँ पर हाइड्रोजन की लाइन मैंने दिखाई है वो जनाब यहाँ पर ना दिखा के आपको अब यहाँ पर समझा लेते हैं, सही है। इस तरीके से यहाँ पर जनाब बीच में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। इसके ऊपर आप जितना ज्यादा जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि कोबाल्ट जो है मैंगनीज को ऑक्सीडाइज कर सकता है बड़ी आसानी से, वैनेडियम को ऑक्सीडाइज कर सकता है बड़ी आसानी से, क्रोमियम को भी बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। इन द सेम वे नीचे जाते जाएंगे यानी कि रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। दैट मीन्स ये क्रोमियम जो देख रहे हैं ना, वो इन तीनों को रिड्यूस करने की ताकत रखता है, और जो वैनेडियम देख रहे हैं वो इन दोनों को रिड्यूस करने की ताकत रखता है। क्लियर हो रही चीजें, बोलिए हाँ कि ना, क्लियर हो रही ना, यस। अभी आपको देखना है इनमें, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो H+ को रिड्यूस करने की ताकत रखता है, बोलिए ऐसा कौन सा है जो H+ को रिड्यूस करने की ताकत रखता है, जो यानी कि आपको इन पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये ऊपर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती है, नीचे आने पर रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ती है। तो जनाब ये दोनों हैं जो
हाइड्रोजन को रिड्यूस करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वही हाइड्रोजन को रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना क्रोमियम रिड्यूस कर सकता है वैनेडियम को, इसको इसी प्रकार से हाइड्रोजन को भी तो रिड्यूस कर सकता है। एंड यही जनाब वैनेडियम में भी है, वैनेडियम हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकता है, मैग्नीज एंड कोबाल्ट को रिड्यूस कर सकता है। क्लियर हो रही बातें, राइट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जनाब वैनेडियम एंड क्रोमियम हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे। एंड आपको यहाँ पर क्या करवाना है, रिडक्शन ही तो करवाना है, +1 से 0 मेटल आयंस व्हिच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड, यानी कि H+ से H2 में कन्वर्ट कौन करा सकता है? रिडक्शन यही हेल्प से तो आप कन्वर्ट कराएंगे। यस, यानी कि वैनेडियम क्रोमियम सही हो जाने वाला, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या है जनाब यहाँ पर, फॉलोइंग शोज डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं। चलिए यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो जनाब यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं, ये क्या है, वीक का है, और ये है जनाब स्ट्रॉन्ग, राइट? स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग के केस में होगी एंड ये कर्व वाली वीक के केस में, ठीक है? पढ़ते हैं जनाब, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लैम्डा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, नॉट लिखा हुआ है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन। ओके, तो ये है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी लिख दें क्या आगे, बिल्कुल लिख देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाना चाहिए, सही है? तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइट ए यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या एक्सट्रापोलेशन से ऑब्टेन्ड की जाती है। तो पहले तो समझना होगा एक्सट्रापोलेशन क्या होता है। जनाब एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम फालतू में वेस्ट होगा। एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है जैसे जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने कुछ वैल्यू ली, एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू आई, फिर आपने कुछ किया तो ये वैल्यू आई, फिर कुछ किया ये वैल्यू आई, यानी कि ऐसे आप कुछ ना कुछ फिगर बना लेते हैं, कुछ डायग्राम बना लेते हैं, राइट? कुछ बना लेते हैं ना। बट और पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। बट जब आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, डेल्टा सी यानी कि कंसंट्रेशन ना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है जनाब, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और एक वक्त के बाद जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। अल्फा इक्वल टू 1 बोल देंगे हम, बट इक्वल टू 1 नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, राइट? सही है, ठीक है, यानी कि अल्फा इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 होने वाला है। एंड इस इतनी लो कंसंट्रेशन पर हम एक्सट्रापोलेट कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि हम मीजर ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ मीजर नहीं कर पाएंगे जनाब, एक्सट्रापोलेट बोले तो ये पॉइंट रख के ऐसे कैसे बना पाएंगे, बोलिए हाँ कि ना? ओके ओके ओके, तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो चुका है। एंड आपसे क्या पूछेगा, इनकरेक्ट, यानी कि इसको हमें आंसर में काउंट करना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पर क्रॉस को टिक कर रहे हैं, ओके, मतलब क्रॉस ही लगा रहे हैं, टिक क्या कर रहे हैं। फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी यानी कि जो ये सीधी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, पता होगी अगर सीधी लाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की होती है तो अच्छी बात है। वर्सेज डेल्टा एम, ओके, ये जो वी एक्स क्या लिखा हुआ है फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज सी अंडर रूट सी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू डेल्टा एम नॉट, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला होता है लैम्डा एम नॉट, और क्या होता है जनाब, माइनस अंडर रूट सी, राइट? और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ए भी लगा लें। चलिए फार्मूला लिखना ही है तो बढ़िया से लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए ना, तो आपसे देखिए क्या कहा गया है, अंडर रूट सी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू, ओके, अगर कंसंट्रेशन 0 हो जाने वाली है, राइट? अगर ये कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, चलिए इसको हम लिख देते हैं, अगर ये कंसंट्रेशन 0 हो गई तो जनाब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो आता है ना, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये 0 हो चुका है तो y इक्वल टू सी बोले तो ये स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी, दिखाई दे रही है ना स्ट्रेट लाइन, यही तो यहाँ पर कहा गया है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस जनाब, इंटरसेप्ट इसी को तो बोलते हैं, सी को इंटरसेप्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर है, यानी कि स्टेटमेंट बी सही है, स्टेटमेंट बी सही है। अब क्या बात है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेज 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी। क्या है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेज 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी। तो जनाब ये है इलेक्ट्रोलाइट बी। जब यहाँ पर C इक्वल टू 0 होने वाला है, C इक्वल टू 0 होने वाला है, जैसे इस तरफ आएंगे ना आगे,
इक्वल टू 0 होने वाला है, यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा इस केस में। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाने वाला है। वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस 0 और इलेक्ट्रोलाइट बी, यानी कि ये क्रॉस करेंगे हम इसको। आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लैम्डा नॉट फॉर इंडिविजुअल आयंस। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यस जनाब, ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो क्या आपने कोहलर-राउश लॉ पढ़ा है? देखिए अब इसको दोबारा प्रोनाउंस नहीं करने वाले, लिख देंगे कोहलर RAUSCH। क्या आपने इसको पढ़ा है? लॉ भी लिख देंगे भैया आगे। अगर आपने इसको पढ़ा होता या फिर पढ़ा भी होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये क्या बोलता है, लैम्डा एम नॉट बोले तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे लिखेंगे हम। तो इसको हम इंडिविजुअल एटम्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल देखिए यहाँ पर बनाने के लिए आपको क्या लिखते हैं हम, NaCl मान लेते हैं, NaCl है। ये कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस Cl निगेटिव में, भैया प्लस भी तो लगा दो बीच में, जस्ट अ सेकेंड, प्लस भी लगा देंगे, Cl निगेटिव। अब इनकी इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम ऐड भी कर सकते हैं। देखिए इसका जस्ट सेकंड लिखा जाएगा तो बढ़िया समझ में आएगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl अगर आपको निकालनी है, यहाँ पर M भी तो लिखा जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl अगर आपको निकालनी है तो क्या आप इंडिविजुअल ऐड कर सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl निगेटिव। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बोलिए हाँ। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, और ये इसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट ए और बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लैम्डा नॉट फॉर इंडिविजुअल एटम्स। यानी कि इंडिविजुअल एटम्स को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हमें ये टोटल वाला नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नहीं, नंबर ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट कितने हैं? 2 इनकरेक्ट हैं, 2 ही करेक्ट हैं। तो जनाब 2 इनकरेक्ट आपसे पूछे गए थे, तो आपको यहाँ पर 2 लिख लेना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना। क्वेश्चन कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, बताइएगा जरूर। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था ये। ग्रेट। आइए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है। एड टू 98 केल्विन। बहुत बहुत धन्यवाद टेम्परेचर बताने के लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN2+। ओके, तो आपसे इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है, SN2+ का। इफ इसका बताया गया है। ओके, ये तो आपको पता भी होना चाहिए, अगर नहीं भी दिया होता ना तब भी आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। देखते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। ऑक्सीडेशन जनाब कहाँ पर हो रहा है? Zn से Zn2+। ओके, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन Zn से Zn2+। रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है? SN2+ से क्या बन रहा है? Sn बन रहा है। ये है क्या? रिडक्शन। तो यहाँ पर जनाब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे हमको, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, राइट। ये होने वाली है परफेक्ट। ये क्या बार बार सही से लिख लिया जाए यार इसको, जस्ट सेकेंड। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Sn, यानी कि 10। उस रिएक्शन को आपने कंप्लीट कर लिया। अब जनाब आपको ये सोचना है कि आपको क्या दिया हुआ है एंड आपसे क्या पूछा गया है। आपको दिया गया है इक्विलिब्रियम, राइट। ये देखिए इक्विलिब्रियम दिया हुआ है आपको 1 × 10⁻⁻10, बोले तो K इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, सही है। आपको K इक्विलिब्रियम दिया हुआ है एंड पूछा क्या गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN2+, यानी कि आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है। तो क्या आपको 2 फॉर्मूले याद आ रहे हैं जहां पर K इक्विलिब्रियम होना चाहिए? एक जनाब ये देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। बताइए जनाब, इस फॉर्मूले को आज से पहले देखा है या नहीं? केमिकल इक्विलिब्रियम में इस फॉर्मूले का हम भर भर के यूज करते हैं, ठीक है। डेल्टा जी वाला फॉर्मूला दूसरा क्या होता है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, बताइए? -NFE नॉट असल कर देंगे हम, यहाँ पर भी नोट करेंगे, यहाँ पर भी नोट करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे हम, ओके। तो क्या जनाब इन दोनों डेल्टा जी को हटाकर इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है? बोलिए हाँ कि ना। किया जा सकता है ना, बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक बार लिखने वाले हैं -NFE नॉट सेल इक्वल टू -2.303 RT log K। अब जनाब ये फटाफट से इसको सही से लिख लें हम, निगेटिव को उड़ाइए, ठीक है। NF को इस तरफ लेकर आएंगे हम, NF को यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, तो यहाँ से हमको हटा देना होगा। ग्रेड। E नॉट सेल इक्वल टू ये सब हो जाने वाला है। E नॉट सेल में भी आपके पास 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट क्या होते हैं? E नॉट सेल का फॉर्मूला होता है यार। 2 पार्ट कैसे बोल दिए हमने? नहीं बोलना चाहिए।
ई नॉट सेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है तो चलिए उस कंफ्यूजन को भी हम दूर किए देते हैं। भले ही एनोड पर ऑक्सीडेशन होता हो, बट यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। इस फॉर्मूले में आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। भले ही यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता हो, बट हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ही। डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर करते हुए ये सारी चीजें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपसे क्या पूछा गया है, Sn से Sn2+ का पूछा गया है। ग्रेट। जनाब कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, 2+ से 0 हो रहा है ना यहाँ पर, यानी कि रिडक्शन होने वाला है कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि आपको ई नॉट कैथोड निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे वही पूछा गया है। Sn से Sn2+ यहाँ पर पूछा गया, यानी कि उसको हम बाद में रिवर्स कर देंगे। देखिए जो भी बता रहे हैं हम ना, वो सब कुछ क्लियर होते हुए आगे बढ़ना है। डॉट्स रहने दीजिए, लास्ट में सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाने वाले हैं। कोई डाउट है तो अभी होल्ड पर रखिए उसको। ई नॉट कैथोड आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हमने कह दिया तो मान लेना पड़ेगा आपको, ई नॉट कैथोड निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट एनोड की वैल्यू क्या है, क्या है जनाब वैल्यू, ये Zn2+ है, Zn यानी कि -0.6, तो माइनस होगा। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, एनोड पर ऑक्सीडेशन भले ही होता हो, बट हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना होता है। तो क्या है ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, 2 से 0 यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल है, तो माइनस तो इसकी वजह से आ चुका है, एंड माइनस यहाँ पर जो है -0.76। बढ़िया है। अब इसको लिखेंगे 2.3032, RTF की वैल्यू क्या है 0.059, 0.059 डिवाइड बाई n बोले तो इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। चलिए 2 लिखने वाले हैं हम। लॉग k की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻20, तो 10 टू द पावर हम 20 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप इसको। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। एंड यस, उसके लिए थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं। सबसे पहले सब कुछ लिखाया जा चुका है जनाब, कुछ भी दिक्कत ना हो। ई नॉट कैथोड आपको निकालना है। ओके, तो जनाब क्या करें हम कि क्वेश्चन आसान हो जाए, यानी कि देखिए log 10 टू द पावर 20 हो सकता 20 है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 को जनाब आगे ला सकते हैं या नहीं, बिल्कुल ला सकते हैं। आपने लॉग की सारी चीजें पढ़ रखी हैं, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है ये। ओके, तो ई नॉट कैथोड हम एचडी रखने वाले हैं, और ये माइनस माइनस को हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 0.76 हो जाएगा। 0.059 को ऐसे ही रखना है। अगर आपने इसको 0.06 ले लिया ना, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। -1 मिलेगा आपको +4 के बजाय, अगर आपने 0.059 को 0.06 बोल दिया तो, ठीक है। इसको ऐसा ही रखेंगे भैया, 0.059 डिवाइड बाई 2 होगा, और ये वाला 20 आगे आ चुका है, तो जनाब यहाँ पर 20 होगा, और log 10 तो होने ही होने वाला है। क्लियर है। log 10 को हम 1 बोल सकते हैं, पता है ना, यही तो वैल्यू होती है इसकी। अब जनाब 220 जाने वाला है, 10 बचेगा यहाँ पर। इसको आप ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि 0.59 होगा ना, 0.59। अब ये इस तरफ आ जाना चाहिए 0.76। अब हमें क्या निकालना है, ई नॉट कैथोड। ये आप जो निकालने वाले हैं ना, यहाँ पर क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। मैंने आपसे कई बार कहा है रिडक्शन पोटेंशियल ही हम यहाँ पर लिखते हैं। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 16 से 9 जाएगा, 7 बचेगा, और 6 में से 5 यानी कि 0.17 बचने वाला है, वो भी माइनस का। सही है ना, क्लियर। सब्ट्रैक्ट करना आता है, सिंपल सी बात है। आपने ये क्या निकाला है, ई नॉट कैथोड, यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल आपने निकाला है। आपने क्या निकाला है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Sn। आपने ये Sn से Sn2+ नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीडेशन हो जाएगा भैया। Sn2+ से Sn+, Sn2+ से Sn, सॉरी सिर्फ Sn, ये आपने निकाला है। -0.17 है। आपसे क्या पूछा गया था, Sn2+, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यहाँ पर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब Sn से Sn2+ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। आपने निकाला है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका मतलब 0.17 करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है आपसे, 10 टू द पावर -2 में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप 17 × 10 टू द पावर -2 भी तो लिख सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना। यस, 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई जनाब। यहाँ पर 2 फॉर्मूले क्लिक करने चाहिए आपको। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये पता हो गया अगर ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जनाब आपको फॉर्मूले तो रटे हुए ही होंगे। डेल्टा जी नॉट के फॉर्मूले में के इक्विलिब्रियम आता है, दिखाई दिया। यस, अब डेल्टा जी नॉट वाला इस फॉर्मूले को आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले को हम एक साथ लेकर आएंगे, एंड यस 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 30 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था, consider the cell PtH2, okay, when the potential of the cell is 0.718 तो क्या इसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही। आपसे पूछा गया है
Fe2 प्लस, ओके, तो इस क्वेश्चन को तो हमने करा दिया है। ऐसा क्वेश्चन क्या आया था 10, एंड ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, राइट। तो ये सेम है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब कुछ जनाब सेम है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिएगा, 712 ही आने वाला है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 30 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्या है जनाब ये क्वेश्चन? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल, ओके, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल एट, ओके, तो जनाब हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछा गया है। x2, यहाँ पर देखिए सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और राइट साइड क्या होता है? रिडक्शन। यानी कि लेफ्ट साइड पर एनोड होता है, राइट साइड पे कैथोड होता है। क्लियर हो गई बातें? यस, आपको E0 Y2 और X2 का दिया हुआ है, ग्रेट, बड़ी अच्छी बात है। चलिए फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमको हमारी वैल्यूज मिलने वाली हैं। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जनाब यही वाला है, ई सेल इक्वल टू, लिख दें क्या? ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस, E0 सेल माइनस करेंगे हम, क्या करना होता है हमको? माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है, क्या यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है? यस, 0.06 ले लेना है। ओके ओके, 0.06 ले लेना है, जो बोला जाएगा वही करना है, राइट। 0.06 लॉग, यहाँ पर जनाब प्रोडक्ट लिखेंगे और नीचे हम रिएक्टेंट लिखने वाले हैं। इस फार्मूले को तो आपको रट लेना है भैया। E0 सेल में क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एक बार फिर से जनाब, अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो या ना हो, यहाँ पर हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है। क्लियर? अब दोबारा नहीं बताएंगे इस चीज को, आपको भी सुनने में बार बार तकलीफ होगी। ओके ओके ओके, तो जनाब E0 यानी कि कैथोड, यानी कि रिडक्शन, तो रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है? रिडक्शन इस तरफ होने वाला है, यानी कि Y2 प्लस है Y2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? Y बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो चुका है? रिडक्शन हो चुका है। और यहाँ पर जनाब क्या होने वाला है? X से X2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर निगेटिव साइन लगा देंगे हम। यह क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाने वाले हैं, एक रिएक्टेंट साइड है, एक प्रोडक्ट साइड है, इस तरीके से। तो जनाब क्या बनने वाला है? X प्लस Y2 प्लस गिव्स X2 प्लस प्लस Y, सही है, ये बनने वाला है, ग्रेट। अब आपको दिखाई देना चाहिए कैथोड, यानी कि यहाँ पर देखिए ई सेल हम ऐसे लिखते हैं, E0 कैथोड, यानी कि कहाँ पर? रिडक्शन, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा हो। तो रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है? 2 प्लस से 0, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो हमें Y2 प्लस से Y का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। Y2 प्लस से Y का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0.36 लिखा हुआ है, 0.36 माइनस लिख देंगे, ठीक है जनाब। अब क्या लिखना है हमको? रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना होता है, एनोड पर भी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? X2 प्लस से X, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है आपको, माइनस 2.36, माइनस यहाँ फॉर्मूले पे है जनाब, साथ में माइनस 2.36 माइनस 0.06 लिखेंगे। एन जनाब यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं इस रिएक्शन में? 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू 2 हो जाने वाली है। अब यहाँ पर जनाब लॉग, प्रोडक्ट के लिए फिलहाल हम सिर्फ P लिख रहे हैं, एंड रिएक्टेंट के लिए हम R लिखने वाले हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। ई सेल, इसको 0.36 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2.72 आ जाने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 आने वाला है। लॉग प्रोडक्ट में क्या है जनाब? प्रोडक्ट तो 2 पॉजिटिव Y, तो क्या दिया हुआ है इसके बारे में? X2 पॉजिटिव एंड Y कहाँ पर है? ये रहा जनाब, X2 पॉजिटिव 0.01 मोलर। बोलिए हाँ कि ना? 0.01 मोलर को क्या लिख सकते हैं हम? 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं ना। तो 10 टू द पावर -2 मोलर, यहाँ पर अगर हम ना भी लिखें तभी आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या होगा? X2 पॉजिटिव एंड Y के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, सॉलिड होगा। तो चलिए इसको नेगलेक्ट मार देंगे हम। नीचे रिएक्टेंट की बारी है, रिएक्टेंट में क्या है? X है एंड X2 पॉजिटिव, X2 पॉजिटिव, इसकी क्या मोलरिटी है? 0.001, बोले तो 10 टू द पावर -3, राइट, 10 टू द पावर -3। तो निश्चित तौर पर जनाब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा पेन लेकर आएंगे हम ताकि आपको तड़कता भड़कता दिखाई दे? पहली बात तो इसको थोड़ा अलग कर देना है, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही समझना है। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा। 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 10 टू द पावर -1 में। ये ऊपर आएगा तो log 10 बन जाएगा, एंड log 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अब 2.72 माइनस 0.03 ही आपको करना पड़ेगा। तो जनाब यहाँ पर क्या आने वाला है? 72.3, यानी कि 2.6
9 आ जाने वाला है। आपसे क्या पूछा गया है, 10 टू द पावर -2 में पूछा गया है, तो ऑब्वियसली आप 269 इंटू 10 टू द पावर -2 बड़ी ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना? यस, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तुरंत ही लिख देंगे हम 269 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया है क्वेश्चन। सेम ही तरीके के बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अभी भी आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। निश्चित तौर पर आप इन क्वेश्चन पर फटाफट करेक्ट करते आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने पूरी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, पीआईक्यू की प्रैक्टिस अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ करी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम क्रैक करने वाले हैं। 31 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था, वो जो ना फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन जो तड़कता भड़कता नाम है ना, जो आपका दिमाग हिलाने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ खास नहीं, सिर्फ और सिर्फ NaCl का सॉल्यूशन है। बोले तो NaCl प्लस H2O है, इसी को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, चलिए समझते हैं। तो जनाब यहाँ पर NaCl H2O, तो कैसे समझाएं हम आपको। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बना लेते हैं डायग्राम जैसा, और यहाँ पर जनाब एक ये रॉड हमने बना दी, ठीक है। थोड़ा ऊंचा कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या भरना है, ब्राइन सॉल्यूशन भी दिखाना है। एक जनाब ये वाली रॉड हो गई, और कौन कौन सी रॉड है ये भी लिख देते हैं यहाँ पर। बहुत ही ध्यान से देखते हुए बस चले जाना है। यहाँ पर जनाब एनोड हम लिखेंगे, और एनोड पर क्या होता है, बोलिए क्या होता है एनोड पर, ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर क्या है, कैथोड, इस पर होता है रिडक्शन। क्लियर। अब जनाब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन। बोले तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है जनाब, NaCl H2O, इसका सॉल्यूशन है NaCl H2O। NaCl H2O यहाँ पर लिख दिया जाएगा इस तरीके से, ये सॉल्यूशन है, इसी को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए अब इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, यानी कि यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, देखिए पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो जनाब क्या होने वाला है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पहली बात तो Na प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाना चाहिए, यही तो होगा, Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो Cl नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना होगा, Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाने वाला है Cl2 गैस में। तो यहाँ से चलिए छोड़ते हैं, लिखा रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट हो जाने वाला है, यानी कि -1 से 0, दैट मीन्स क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है ना, इसीलिए हमने एनोड लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अब बात करेंगे हम कैथोड की। कैथोड पर क्या होने वाला है, रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन होने वाला है। तो जनाब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, तो जनाब यहाँ पर H2O है, तो H2O क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैथोड की बात करें तो हम H2O किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, H2 एंड OH निगेटिव में। बताइए दिक्कत तो नहीं है इन सब चीज़ों में, इसलिए इसको हटा लेते हैं यहाँ से। राइट, अब क्या बैलेंसिंग कर दिया। देखिए बैलेंसिंग तो आपको थोड़ी बहुत करनी आनी चाहिए, हालांकि इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी नहीं। Cl नेगेटिव यहाँ पर चलिए 2 है, तो 2 नेगेटिव यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए, ठीक है। हालांकि बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर अब ध्यान से देखना है, आपसे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 Cl2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन कहाँ पर बनने वाला है। तो जनाब आपको बताया जा चुका है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इस केस में आप देख पा रहे हैं Cl नेगेटिव -1 से 0, यानी कि Cl2 में बनने वाला है, यानी कि Cl2 किस पर बन रहा है, बताइए बताइए, एनोड पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Cl2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होने वाला। बोलिए हाँ कि ना, यस। ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं, O2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड। कैथोड पर जनाब O2 कहाँ नजर आ रहा है, आपको कहीं नजर आ रहा है, नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड को देखते हैं, H2 इज फॉर्म्ड एट एनोड। H2 जनाब बन तो रहा है, बट वो एनोड पर नहीं बल्कि कैथोड पर बन रहा है, इसलिए ये भी गलत है। OH नेगेटिव इज फॉर्म्ड एट कैथोड। बताइए क्या दिक्कत है इसको टिक करने में। OH नेगेटिव इज फॉर्म्ड एट कैथोड, OH नेगेटिव कैथोड पर बन रहा है। देखिए जनाब, देखिए ये रिएक्शन होने वाली है कैथोड पर, और जो यहाँ से Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट हुआ है ना, ये थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट भी होता जाएगा एनोड पर। यहाँ पर इस तरीके से Cl2 डिपॉजिट भी होता चला जाएगा इस पर। ये सारी चीजें पढ़ी है ना, आपने पढ़ी होनी चाहिए। ये क्या है, Cl2। इस तरीके से आप समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये क्वेश्चन को हम आसानी मानेंगे अगर आपको ये पता है ना, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब NaCl प्लस H2O होता है। जनाब इस क्वेश्चन को आपको क्रैक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप इस क्वेश्चन को नहीं क्रैक कर सकते। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 31 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ध्यान से करना है हमको। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज। तो ये आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है। रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, है ना।
इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज, तो आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, तो क्या आपको फॉर्मूला याद आया मोलर कंडक्टिविटी का? ओह, यहाँ पर 2 फॉर्मूले याद आ गए होंगे आपको। अच्छा जी, तो कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है, आज अभी इसी वक्त आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। 2 फॉर्मूले याद आ गए। एक बार हमको 1000 इंटू एम लिखा हुआ दिखाई देता है, नहीं 1000 इंटू एम नहीं, जस्ट सेकेंड, 1000 इंटू के यानी कि कप्पा, ठीक है। कप्पा क्या होता है? कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है, सही है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखें या फिर इक्वल टू लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जरूरत नहीं है। के इज इनवर्स ऑफ रो, ठीक है, 1000 इंटू के, और नीचे क्या होता है मोलर एम, मोलर कंडक्टिविटी, एंड यहाँ पर आपको के ऊपर मिलेगा एंड नीचे 1000 इंटू एम मिलेगा। अभी आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि एक बार 1000 ऊपर हो जाता है यार, एक बार नीचे हो जाता है, हम याद नहीं कर पा रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर 2 फॉर्मूले नहीं हैं, ये एक ही फॉर्मूला है, यूनिट पर डिपेंड करता है। अगर आपको सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सब कुछ मीटर में दिया हुआ है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो जनाब इस फॉर्मूले का यूज आपको करना पड़ेगा, सही है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, तब जाकर हम परफेक्ट आंसर को क्रैक कर देंगे। तो बताइए जनाब क्या नहीं कर सकते आप इसमें? मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है ना, तो सिंपल सी बात है 1000 हम लिखने वाले हैं। कप्पा तो हम 1/रो लिखते हैं, तो यानी कि 1000 ऊपर ही रहने वाला है, कप्पा के लिए 1/रो नीचे आ जाएगा, तो रो क्या है 0.8, तो 0.8 लिखते हैं, नहीं 0.8 मोलर है, चलिए मोलर लिख देते हैं 0.8। रेजिस्टिविटी क्या है 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ बताइए क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1000 हमने लिखा, के कप्पा 1/रो होता है, तो 1/रो हमने यहाँ पर रो लिख लिया एंड 0.2 मोलर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करिए जनाब, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाने वाला है, 5 × 40 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, सही है। ओके, तो यहाँ पर जनाब आपसे 10⁻4 में पूछा गया है, तो 10⁻4 को आप यहाँ से निकाल लेंगे तो 100 यहाँ पर बचने वाला है, डिवाइड बाई 4, तो जनाब 25 आ जाने हैं आपका करेक्ट आंसर। 25 आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो जनाब ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। पिछले 2-3 क्वेश्चन को हम आसान ही बोलेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत पैदा करेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ये बात आपको लिख लेनी है अपनी शॉर्ट कॉपी में अपने दिमाग में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आसान क्वेश्चन भी आते हैं। जो आपने अपना वहम बना रखा है ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो टफी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है जनाब, ये एक अच्छा चैप्टर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यस इंडीड, एक क्वेश्चन मिलेगा एंड वो क्वेश्चन आसान भी हो सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चित तौर पर क्रैक कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करने वाले हैं एंड ये है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसके बाद और है। फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया था, आइए नीचे। एट व्हाट पीएच गिवन हाफ सेल MnO4 नेगेटिव जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर Mn2 प्लस विल हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट ऑफ 1.282 एट व्हाट पीएच। तो आपको पीएच बतानी है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जनाब सबसे पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। क्या आपने रेडॉक्स चैप्टर के पीवाईक्यूज करे हैं? क्या आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर आपने पीवाईक्यूज भी किए हैं तभी आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे, कि मैंने वहां बड़ी ही शिद्दत के साथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझाया हुआ है आपको। MnO4 नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर Mn2 प्लस में। ओके, तो जनाब जो हमने 4 पॉइंट लिखाए हुए थे ना, वो आपको रिकॉल करने हैं। पहला पॉइंट क्या था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी है उसको बैलेंस करिए। जनाब बैलेंस है पहले सही, मैंगनीज यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सेकेंड पॉइंट पर आइए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, यानी कि 4H2O हम करेंगे। 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी आ गए, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आइए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का एडिशन करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का एडिशन करना है, यानी कि 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो 8H+ हमको करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, अब हम चार्ज को बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। चार्ज जनाब यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर क्या है +8, दिक्कत तो नहीं है। +1 बाहर दिखाई दे रहा है आपको, इंटू 8 करेंगे तो क्या आने वाला है इस तरफ +7। यहाँ पर जनाब 2 पॉजिटिव, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि आपको यहाँ इस साइड 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा। जब आप 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, यानी कि 5 नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव बचेगा, जो कि इसके इक्वल हो जाने वाला है। चलिए इन सभी चीज़ों को हम रफ करेंगे एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन लिख देने वाले हैं। सही है? यस जनाब सही होना पड़ेगा। +5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जनाब इस रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। चलिए अब हम आते हैं, ई सेल निकालेंगे हम सबसे पहले।
ओके, तो जनाब ई सेल का फॉर्मूला लिख लिया जाए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। तो जनाब यहाँ पर माइनस होगा 0.059 लिख सकते हैं ना, यस 2.3032 RT बाई एफ होता, एन एफ होता है ना यहाँ पर, बट हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करने वाले हैं 0.059 डिवाइड बाई एन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब जनाब लॉग प्रोडक्ट देखिए, अब सिर्फ यहाँ पर पी लिख रहे हैं और नीचे रिएक्टेंट लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है, आपको पता होना चाहिए लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो बताइए ई सेल की वैल्यू क्या है, 1.282 है ना, देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि ई सेल की वैल्यू है 1.282। ई नॉट सेल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, किया है ना ये सब कुछ। यहाँ पर जनाब इसको कैसे लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्लियर है ना। रिडक्शन पोटेंशियल हमको लिखना होता है तो ई नॉट कैथोड, यानी कि रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ई नॉट कैथोड, ओके जनाब ये रहा MnO4 निगेटिव से Mn2 प्लस, रिडक्शन हो रहा है ना, +7 से +2 रिडक्शन, यानी कि 1.54 आपको लिखना पड़ेगा माइनस। और जनाब यहाँ पर अब बारी है हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं इसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जनाब हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है, चलिए 0 लिख ही लेते हैं। 0.059 n क्या है, 0.059 n की वैल्यू है जनाब 5 इलेक्ट्रॉन, चलिए 5 लिखने वाले हैं हम यहाँ पर। अब लिखना पड़ेगा जनाब, थोड़ा थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। लॉग प्रोडक्ट साइड क्या है बताइए, Mn2 प्लस है, H2O को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि H2O का कोई सेंस बनता नहीं है, Mn2 प्लस की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, Mn2 प्लस की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और नीचे चलिए कंसंट्रेशन हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अभी आपको लिख के बता देते हैं कि क्या हमको लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्लियर। अब बारी है रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट में क्या है, MnO4 निगेटिव की कंसंट्रेशन को लिखनी पड़ेगी, MnO4 निगेटिव की कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी, और साथ ही यहाँ पर H प्लस की भी कंसंट्रेशन आपको लिखनी पड़ेगी। H प्लस दिखाई नहीं दे रहा, क्या देना चाहिए, देखिए यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है 8 H प्लस, यानी कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 8 है, तो जनाब वो 8 इसकी पावर में आने वाला है जनाब, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर माइनस ही रहने वाला है, देखिए 1.282 माइनस 1.4 कर सकते हैं ना, इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम इस तरीके से 1.2820, 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, 13 8 5 4 2 2, यानी कि 0.258 बचने वाला है, वो भी माइनस का, राइट, क्योंकि बड़ा नंबर ये वाला है ना, इसके सामने क्या है निगेटिव। इसको सॉल्व करिए आपने, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 5 लॉग। अब जनाब कंसंट्रेशन की वैल्यू लिखिए, Mn2 प्लस क्या है, Mn2 प्लस कहाँ है 0.001, यानी कि 10 टू द पावर -3। नीचे आते हैं MnO4 निगेटिव की, देख लीजिए क्या है 0.1, यानी कि 10 टू द पावर -1। अब बारी है H प्लस की, H प्लस की कंसंट्रेशन जनाब क्या है, H प्लस, ओके H प्लस के लिए, अच्छा जी H प्लस यानी कि यही निकालना पड़ेगा आपको, तभी तो निकाल पाएंगे एट व्हाट pH, यानी कि आपको H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ जाएगी यहाँ से। ओके, तो आप इसको सॉल्व करिए, H प्लस की कंसंट्रेशन निकालिए, निश्चित तौर पर आप pH को पता कर पाएंगे। क्लियर हो रही हैं बातें, तो चलिए जनाब कैसे करते हैं, इस 5 को यहाँ पर भेजेंगे, पहले तो निगेटिव हटाइए, पहले तो निगेटिव को यहाँ से हटाना है, निगेटिव निगेटिव गायब हो चुका है, ये 5 इस तरफ जाएगा, ये नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाई ना, तो देखिए 0.258 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.059 करेंगे इक्वल टू लॉग। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10 टू द पावर -1 से ये जाएगा तो 10 टू द पावर -2 ही बचने वाला है, तो 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई H प्लस हो जाएगा, सही है। तो जनाब इतना आपने कर लिया है, चलिए अब इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होने वाला है log m बाई n, यानी कि log m माइनस log n, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बातें बोल रहे हैं हम। अब जनाब इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा, देखिए पहले ये देख लेना है कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, 10 से 2 8 होना चाहिए, 8 2 10, 8 5 13 14, 12 2 14 15, यानी कि सही है, ओके सही है, कोई गलती नहीं है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 8 40 मल्टीप्लाई कर दें क्या, चलिए कर लेते हैं, 5 8 40 0 हो जाएगा, 5 बचे 25, 4 29, 5 दूनी 10 2 12, और जनाब 3 यानी कि 1.29 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.059, ये हो जाएगा ना, दिक्कतें तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को हटा सकते हैं ना, बिल्कुल हटा सकते हैं ना, बिल्कुल हटा सकते हैं, और हम इसको हटाएंगे भी। अगर आप इन पॉइंट्स को हटा देंगे तो क्या आने वाला है 1290 डिवाइडेड बाई
59 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 10 टू द पावर -2। देखिए ध्यान से, log m बाई n होता है ना, log m माइनस log n, log m लिख चुके हैं आप, माइनस log n बोले तो log h प्लस। अब h प्लस ही यहाँ पर है, तो वहाँ पर तो h प्लस 8 था ना। ओके, तो यहाँ पर हमसे गलती हुई है जनाब, इसकी पावर में 8 रहेगा, यहाँ पर भी 8 रहेगा, तो जनाब यहाँ पर भी 8 आपको नजर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले 59 डिवाइड बाई 1290 क्या आएगा जनाब, ध्यान से देखना है। 59 दूनी जनाब 2 9 जा 60 120 यानी कि 118 हो जाएगा। ओके, 2 9 2 11 हो जाएंगे, 0 एक बार फिर से 2 पॉइंट नहीं 1 से जाएगा ना, यस 1 से जाएगा, पॉइंट इतनी भी जल्दी नहीं लगाना होता है। 1 से जाएगा तो 59 41 प्लस 10 दैट मीन्स ओके 51, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। अब क्या 9 से जाएगा, 9 बचे 45, 9 9 81 45 नहीं जाएगा। 8 से जाएगा तो 8 9 72 2 7 8 5 40 7 47 28 10 38 बचने वाला है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ेगा तो 5 6 36 यानी कि 21.86 आ जाने वाला है। तो लिख लेते हैं 21.86 लिख लेंगे हम यहाँ पर। देखिए log 10 टू द पावर -2 क्या है, ये 10 टू द पावर -2 आगे आएगा ना। देखिए 10 की पावर में जो होता है उसको हम आगे ला सकते हैं ना, 10 की पावर या कुछ भी हो, 10 टू द पावर सॉरी log 2 टू द पावर 4 भी होता तो हम 4 को आगे लेकर आ जाते एंड log 10 log 2 लिखा हुआ दिखाई दे जाता। सिंपल सी बातें हैं। तो जनाब -2 आगे आने वाला है, log 10 बचेगा पीछे, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे। देखिए ये 8 आगे आ जाने वाला है, बताइए आगे आएगा ना। अब पीछे क्या बचा, log h प्लस बचा ना, log h प्लस। यहाँ पर -2 है तो -2 इधर आएगा तो 23.86 हो जाने वाला है। यहाँ पर क्या है -8 log h प्लस। अब जनाब इसी को तो हम बोलते हैं ph, इसी को तो बोलते हैं ph। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं -8 ph। तो जनाब ये -8 इस तरफ आ जाएगा 23.86। ओके, तो देखिए माइनस हटाइए यहाँ से, क्योंकि माइनस log h प्लस कोई तो हम बोलते हैं ph, तो माइनस हट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 8 बचने वाला है और ये 8 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इसको यहाँ से भी हम हटा लेते हैं, यहाँ पर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 8 3 24 यानी कि 2 से जाएगा, 8 दूनी 16 7 बचेगा, 7 8 पॉइंट लगाइए, 8 9 72 यानी कि 6 बचने वाला है, 6 6 8 7 56 8 9 63 यानी कि 2.99 आने वाला है pH। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3 आ जाने वाला है। तो एट व्हाट pH का मतलब है जनाब, pH क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ये होने वाला है आपका करेक्ट आंसर, क्या है 3। जनाब ये इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हैं, हालांकि बहुत टफ नहीं बोलेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो इसको भी आप क्रैक कर सकते हैं। कोई आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं पूछा गया है। क्लियर है ना, यस। बट कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा शिद्दत के साथ देखना पड़ेगा। एंड यस आप कर सकते हैं, करने लायक है ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करके हम वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। चलिए तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। फर्स्ट फैब शिफ्ट 2 में पूछा गया था एंड ये है हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 × 10 to the power 5 मोलर AgNO3 इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr। देखिए सैचुरेटेड बार बार आ रहा है, तो इसको हम समझ लेते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है जितना बनेगा उतना टूटेगा भी, बस इतना ही मतलब है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जनाब, जितना बनेगा उतना टूटेगा भी, या फिर उतना ब्रेक भी होगा। सही है, ब्रेक भी होगा। हिंदी वाली अंग्रेजी आनी चाहिए। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है जनाब। द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ओके आपसे कंडक्टिविटी पूछी गई है। पहली बार तो आपके पास AgNO3 नहीं, AgNO3 ऐड किया गया है। पहले आपके पास AgBr का सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। ओके, बाद में आपने AgNO3 ऐड किया, तो जनाब द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपसे कंडक्टिविटी पूछी गई है सॉल्यूशन की। क्लियर है बातें, यस होनी चाहिए। चलिए जनाब करते हैं, पहला कौन है AgBr। तो चलिए पहले समझते हैं AgBr, जस्ट सेकेंड। AgBr ये जनाब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो जितना टूटेगा उतना बनेगा भी, यानी कि Ag प्लस Br माइनस हो जाएगा। बताइए जनाब होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेंगे। 0 0 सॉल्युबिलिटी हमसे पूछी गई है, तो ओके, तो 1 माइनस एस सॉल्युबिलिटी की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, तो 1 माइनस एस बोल रहे हैं, यहाँ पर भी एस बोलेंगे, यहाँ पर भी एस बोलेंगे।
कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनाब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तीनों में ही, इसलिए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, AgNO3 की, या फिर इसको यहीं पर करें या थोड़ी सी स्पेस हम दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको बीच में लिखना भी पड़ जाएगा। ओके, चलिए जनाब, AgNO3 किस तरीके से अलग होगा, Ag प्लस NO3 निगेटिव, राइट। अब जनाब समझते हैं, यहाँ पर आपके पास एक जार है, ठीक है, और इससे पहले आपके पास क्या था, AgBr था ना, AgBr है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, AgBr 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr। तो यहाँ पर क्या है, AgBr बोले तो Ag प्लस Br निगेटिव, सही है। अभी आपने Ag प्लस एंड NO3 का एडिशन किया है ना, Ag प्लस NO3 माइनस बोलेंगे हम, Ag प्लस NO3 माइनस, इसका आपने एडिशन किया है। तो जनाब यहाँ पर बताइए Ag प्लस बढ़ने वाला है कि नहीं, बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा, जो पहले था वो तो है ही, बट बाद में जो AgNO3 आप डाल रहे हैं वहां से भी तो Ag आ रहा है, तो इसका मतलब Ag प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाने वाली है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाने वाली है। यस जनाब, तो जो आप यहाँ पहले करने वाले थे, हम बताते हैं, अगर आपको ये ना पता होता कॉमन आयन इफेक्ट वाली बात, क्योंकि कॉमन आयन है ना Ag प्लस, तो आप क्या कर रहे होते, तो आप KSP निकालने के लिए S इंटू एस करते ना, बोलिए हाँ कि ना, कर देते ना। बट जैसे ही आपको यहाँ पर ये दिखाई दिया तो जनाब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि Ag प्लस में ये वाले भी तो आएंगे, बोलिए आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे जनाब आएंगे। यहाँ पर क्या है, 10⁻⁻5 है इनिशियल, 10⁻⁻5 0 0, और जब ये पूरे डिसॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻5 और यहाँ पर भी 10⁻⁻5 बनने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पर अब KSP Ag प्लस का S नहीं है, ये जो भी लिखा हुआ है, अब S प्लस 10⁻⁻5 होगा, बोलिए हाँ कि ना, समझ आया, यस, ठीक है। अब हम KSP अलग से निकालेंगे, नीचे लिखने वाले हैं हम इस वाले पेन से, ठीक है। KSP के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Ag प्लस और Br निगेटिव करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, S प्लस 10⁻⁻5, और इसकी जनाब कंसंट्रेशन क्या है, S है ना, ठीक है। इसको अभी हम होल्ड पर रखते हैं। और जनाब साथ में आपको ये भी बता दें कि कॉमन आयन का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है जनाब कॉमन आयन इफेक्ट का, क्योंकि कॉमन है ना ये Ag प्लस, तो कॉमन आयन के क्वेश्चन में आपको एक एजम्पशन लेना पड़ता है क्या, और ये जनाब आपको हर जगह लेना है, हर क्वेश्चन में लेना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। क्वेश्चन सही होगा आपका, बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है, राइट। कॉमन आयन इफेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसमें हम एजम्पशन लेते हैं कि जैसे कोई S प्लस 0.5 है मान लीजिए, या फिर X लिख देंगे यहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 0.5 वगैरह नहीं लिखते हैं, S प्लस X है, तो जनाब इसको हम X ही मान लेते हैं, राइट, इसको हम X ही मान लेते हैं, क्योंकि S की वैल्यू हम बहुत छोटी मानते हैं, ठीक है। तो S प्लस X को हम X मान सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर आइए वापस से, सही है ना, तो 10⁻⁻5 मान सकते हैं ना, प्लस X, S प्लस X बोले तो X आने वाला है, दैट मीन्स 10⁻⁻5 आ जाने वाला है ना। और जनाब साथ में यहाँ पर S तो रहने ही वाला है, KSP की वैल्यू दी हुई थी, ये है जनाब KSP ऑफ AgBr, हमने AgBr इसीलिए लिया था, राइट। 4.9 इंटू 10⁻−13 जनाब 10⁻5 यहाँ से कर देगा तो S की वैल्यू आ जाने वाली है 4.9 इंटू 10⁻8, ये आ चुकी है S की वैल्यू, ठीक है। इसको होल्ड पर रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ये आ चुकी है, बढ़िया बात है। अब जनाब आइए यहाँ पर S की वैल्यू ये आ चुकी है, यानी कि देखिए Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, Br निगेटिव क्या है, Br निगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है, S। जनाब ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना है हमको, Br निगेटिव की कंसंट्रेशन S है ना, S लिख देंगे, तो जनाब इसकी कंसंट्रेशन है 4.9 इंटू 10⁻8। इन सभी चीज़ों की जरूरत अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाली है, तो इसको हम लिख रहे हैं इसी वजह से। Br निगेटिव की कंसंट्रेशन S इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻8 आ चुकी है, ठीक है। अब किसकी निकालें हम, NO3 माइनस की, चलिए NO3 माइनस की लिख लेते हैं, क्योंकि तीनों की ही हमको चाहिए। NO3 निगेटिव की जनाब 10⁻5 डायरेक्टली दी हुई है, राइट, दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए 10⁻5। अब Ag प्लस की क्या होने वाली है, देखिए क्या निकाला था हमने, S प्लस 10⁻5 था कि नहीं था, बट यहाँ पर हमने 10⁻5 मान लिया, क्योंकि इस एजम्पशन को हमने लिया है, ठीक है। तो यस जनाब Ag प्लस की भी कंसंट्रेशन 10⁻5 ही हो जाने वाली है, तीनों कंसंट्रेशन आ चुकी हैं, यस, बहुत ही अच्छी बात है। अभी निकालना है आपको कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी पूछी गई है, ओके जनाब निकालते हैं।
तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी। क्या? मोलर कंडक्टिविटी के आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था। मोलर कंडक्टिविटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एंड यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। यस, ये जनाब सभी की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। ओके, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो यस मोलर कंडक्टिविटी आ जाने वाली है, वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला जनाब क्या होगा? लैम्डा एम नॉट, अब यहाँ पर क्या होगा? के इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। और सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किसका यूज करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन किया जा चुका है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सेंटीमीटर के केस में, और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे मीटर के केस में। तो जनाब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू इसमें है, मीटर में है ना, मीटर मीटर मीटर। ओके, यानी कि इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ से रफ कर दिया जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जनाब, इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, ए नहीं लिखना है, ए नहीं लिखना है, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा, यानी कि यही आपसे पूछा गया है कंडक्टिविटी ना, कंडक्टिविटी यानी कि आपसे के ही पूछी गई है। तो जनाब इसको ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से कि यहाँ पर रखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी हो, ए बार बार लिख रहे हैं हम, ए नहीं लिखना होता है भैया, ऐसे करेंगे इंटू 1000 इंटू एम। बोलिए हाँ कि ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आपसे के पूछा गया है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ऑफ ए जी प्लस प्लस के ऑफ सी एल नहीं बी आर है। इन तीनों का इंडिविजुअल कंडक्टिविटी हम ऐड करने वाले हैं, क्योंकि आपसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पूछी गई है। के सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, तो के ए जी प्लस के NO3 माइनस, एंड साथ में आपको के बी आर निगेटिव को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, सारी वैल्यूज आपके सामने है, सब कुछ दे दिया गया है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर सब कुछ लिख लिया जाए क्या? देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ओपन करके लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर दिक्कतें हो जाएंगी आपको। के ए जी प्लस ऐसे निकाल लेते हैं अलग। के ए जी प्लस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एम प्लस नहीं है जनाब, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 इंटू एम। एक बार हमने फॉर्मूला लिखा है, बाकी हम डायरेक्ट करने वाले हैं बाकी के दोनों को। ठीक है, ओके। मोलर कंडक्टिविटी क्या है जनाब ए जी प्लस की? ये लिखा हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये 1000 को हम 10 टू द पावर 3 लिखने वाले हैं। एंड मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन क्या है ए जी प्लस की जनाब? ये निकाली थी हमने 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए इसको, ये ऐसे जाने वाला है, तो यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ चुका है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए जी प्लस। अब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी? NO3 निगेटिव की, NO3 निगेटिव। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को हम नहीं लिखने वाले, डायरेक्टली ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे भी तो बढ़ना है जनाब। NO3 निगेटिव, ये रही NO3 निगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और जनाब 10 टू द पावर 3 हो जाने वाला है 1000 की वजह से, इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 यहाँ पर भी होगा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इसकी भी क्या थी? 10 टू द पावर माइनस 5। चलिए चलिए इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाने वाला है। अब बात करने वाले हैं हम के बी आर निगेटिव की। यहाँ पर बी आर निगेटिव का क्या है मोलर कंडक्टिविटी जनाब? देखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू क्या करने वाले हैं हम? देखेंगे यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। मोलरिटी देख रहे हैं ना, 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हम करेंगे तो क्या आएगा? तो चलिए ना साथ में मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। 8 इंटू 4.9 क्या होगा? 8 9 72, 2 7 हासिल लग जाएंगे, 8 6 32 7 39, और एक पॉइंट है ना, तो 39.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 आने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? आएगा ना। बट यहाँ पर आपको 10 टू द पावर माइनस 5 लेकर आना है, क्योंकि एट द एंड आपको यहाँ पर इनका एडिशन करना है, एंड एडिशन आप तभी कर पाएंगे जब 10 टू द पावर कॉमन हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पर 3 यानी कि क्या आने वाला है? ध्यान से देखेंगे 0.0392 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाने वाला है। राइट, ऐसे ही तो आएगा। यस, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। चलिए थोड़ा सा इधर करते हैं। ओके, अब आप इनकी वैल्यूज को पुट करिए डायरेक्ट। राइट, ए जी प्लस क्या वैल्यू है जनाब? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। के NO3 माइनस की क्या है? 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। बी आर निगेटिव की क्या है? 0.0392 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। अब इनको आप ऐड कर सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 5 को कॉमन लेकर के। 10 टू द पावर माइनस 5 आपने कॉमन लिया, ओके।
7 6 13 यानी कि 13.0392 इंटू 10⁻⁻5 आ जाने वाला है एंड यही होगा आपका करेक्ट आंसर। जनाब ये तो आपने लिख लिया है, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्मेट में पूछा गया है हमसे। 10⁻⁻8 में 10⁻⁻8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जनाब, 13039.2 इंटू 10⁻⁻8 होगा। यहाँ पर 3 हो रहा है ना, 5 से 8, तो 3 डिजिट पॉइंट इस तरफ आएगा, दैट मीन्स 9 और 2 के बीच में आने वाला है। तो जनाब करेक्ट आंसर हो जाएगा 13039। ओहो, ऐसा आंसर आता है क्या? यस जनाब, ऐसा आ सकता है आंसर एंड आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जाम में जब आप बैठेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि क्या कोई ऐसा आंसर आ सकता है, बट यस जनाब ऐसा आंसर आ सकता है। ओके, निश्चित तौर पर आपको इस क्वेश्चन को क्रैक करना पड़ेगा। तो चलिए जनाब, इस वीडियो को भी आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में बोलें तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQs हम करा रहे हैं, तो जनाब करते जाइए। PDF का प्रिंट आउट लेना है, क्वेश्चंस लगातार लगाने हैं। जितने ज्यादा PYQs आप करेंगे उतना ही बेहतर आप फील भी कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। राइट, इसी प्रकार से PYQs करने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो जनाब यहाँ पर साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है, क्लिक करिए, काफी सारे PYQs आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस दूसरे वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।